गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान के दूसरे पाठ मानव तंत्र के अति लघुतरात्मक प्रश्न करेंगे। हमने पहले प्रश्न नंबर 1 से लेकर 22 नंबर प्रश्न तक कर लिए हैं। इनका वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो देख लेना। आगे के प्रश्न हैं, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, शरीर की मूलभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई का नाम लिखिए। हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वो है कोशिका। शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है कोशिका है। याद रहे आपको, कोशिका मिलकर उत्तक बनाती है और उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग से तंत्र बनता है, फिर तंत्र से शरीर शरीर बनता है। इस प्रकार अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, पाचन तंत्र को परिभाषित कीजिए। पाचन तंत्र क्या काम करता है? भोजन को पचाने का काम करता है। हम देखते हैं, भोजन के अंतर्ग्रहण यानी हम भोजन ग्रहण करते हैं, मुख में हम अंतर्ग्रहण करते हैं, वहाँ से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र जिसमें अनेकों अंग हैं, जैसे मुख है, ग्रास नली है, ग्रसनी, आमाशय, क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र, ये सभी अंग है पाचन तंत्र के। तो अंग ग्रंथियाँ, इसमें यकृत ग्रंथि है अपनी, अग्नाशय ग्रंथि है, लार ग्रंथि है। इस प्रकार सम्मिलित है, सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं। यह तंत्र पाचन तंत्र कहलाता है। आप यूँ कह सकते हो कि वह तंत्र जो भोजन को पचाने का कार्य करता है पाचन तंत्र कहलाता है। या यूँ कह सकते हैं, एक और परिभाषा है इसकी, वह तंत्र जो जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित करता है पाचन तंत्र कहलाता है। जटिल भोज्य पदार्थ में जो हम खाना में जो भी पदार्थ खाते हैं वो जटिल भोज्य पदार्थ में आ गए, और सरल भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल, आहारी रेशे, ये सभी सरल भोज्य पदार्थ हैं जो स्वांगीकरण प्रक्रिया द्वारा कोशिकाओं तक पहुँचते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, संवर्णी पेशियाँ क्या है? पेशियों का क्या काम है? संवर्णी पेशियाँ आप जानते होंगे हमारे पाचन तंत्र में पाई जाती है, और ये संवर्णी पेशियाँ पाचित भोजन रस अवशिष्ट की गति को नियंत्रित करती है। कहने का मतलब, जो खाना जब विभिन्न मार्गों से होकर जाता है तो उसके जाने का क्रम है, उस भोजन का रस है, पाचित भोजन का रस, इन सब को नियंत्रित करती है। प्रश्न नंबर 26 है, पाचन तंत्र में सम्मिलित ग्रंथियों के नाम लिखिए। पाचन तंत्र में सम्मिलित ग्रंथियां क्या करेंगी? भोजन को पचाने का कार्य करती है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं, इन ग्रंथियों से अनेक एंजाइम स्रावित होते हैं। ये एंजाइम भोजन का पाचन करते हैं या जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। जैसे लार ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, ये पाचक ग्रंथियाँ हैं। लार ग्रंथि है, इसे टाइलिन का स्रावण होता है, जो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। टाइलिन, या अपन कह सकते हैं इसे एमाइलेज का स्रावण होता है, जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। यकृत ग्रंथि है, यकृत में पीत की थैली या पित्ताशय पाया जाता है, उसे पीत का स्रावण होता है। अग्नाशय ग्रंथि है, यह अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों का कार्य करती है। अग्नाशय ग्रंथि है, इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। इसके दो भाग हैं, एक एसिनाई और एक लैंगरहैंस की दीपिकाएँ। इसका जो एसिनाई भाग है यह बहिस्रावी का कार्य करता है, और लैंगरहैंस की दीपिकाएँ हैं वो अंतःस्रावी का कार्य करती है। तो मुख्यतः इसका जो एसिनाई भाग जो बहिस्रावी का कार्य करता है, उससे अनेक प्रकार के पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं, जो नलिका द्वारा छोटी आंत के ग्रहणी क्षेत्र में खुलते हैं। तो यहाँ तो प्रश्न इतना ही पूछा है, पाचन तंत्र में सम्मिलित ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो उत्तर होंगे लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 27, कुतंक दंत क्या काम करते हैं? इन्हें कृतनक दांत भी कहते हैं। कुतंक, तो
कृतनक दांत हैं, भोजन को कुतरने का काम करते हैं, कुतरने या काटने का काम करते हैं। और मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कुतंक या कृतनक, दूसरा है रदनक, तीसरा है अग्रचवर्णक और चौथा है चवर्णक। तो जो कुतंक या कृतनक दांत है भोजन को कुतरने या काटने का काम करते हैं। रदनक दांत है जो चीर फाड़ का काम करते हैं। और अग्रचवर्णक है वो भोजन को बारीक कणों में तोड़ते हैं। और चवर्णक भोजन को और सबसे अधिक बारीक कणों में तोड़ते हैं। याद रहे आपको, रदनक दांत जो होते हैं वो मांसाहारी जीवों में काफ़ी नुकीले होते हैं, क्योंकि मांसाहारी जीव है वो मांस खाते हैं, तो मांस को फाड़ने और चीरने के वो काम आते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न है, देखना, आमाशय के कितने भाग होते हैं? अपना जो आमाशय है उसके 3 भाग होते हैं, कार्डियक, जठर निर्गमी भाग और फंडिस। इसे जठर निर्गमी भाग को पाइलोरिक भाग भी कहते हैं। तो कार्डियक, पाइलोरिक, फंडिस 3 भाग होते हैं अपने आमाशय के। आमाशय है यह अंग्रेजी के जे शेप आकृति का होता है और यह आमाशय है, इसमें जठर रस का स्रावण होता है। इसमें अनेक प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29। पाचित भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो जो पाचित भोजन का मतलब है जटिल भोज्य पदार्थ से सरल पदार्थों का निर्माण। यानी जो एंजाइम है वो क्या करते हैं, जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल, आहारी रेशे, इनमें परिवर्तित कर देते हैं। पाचित भोजन का सर्वाधिक अवशोषण छोटी आंत में होता है। आपको याद रहना चाहिए, इन छोटी आंत में एक संरचना है जिसे रसांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? रसांकुर या विलाई। जो छोटी आंत में प्रवर्धनुमा संरचना होती है, ये रसांकुर क्या करते हैं, जो सरल पदार्थ हैं उनका अवशोषण कर लेते हैं। फिर ये जो सरल पदार्थ हैं, ये रसांकुर क्या करते हैं, इनको अवशोषित करके और रक्त द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में फिर भेज दिया जाता है। तो रसांकुर पोषक पदार्थों को अवशोषित करके रक्त में प्रवाहित कर देते हैं। फिर रक्त है इन पोषक पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं तक लेकर जाता है और वे कोशिकाएं इन पोषक पदार्थों का अवशोषण करती है और फिर ऑक्सीजन से क्रिया करके, यानी इन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है जिससे कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है जो एटीपी के रूप में संचित रह जाती है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है, प्रश्न नंबर 30 देखना, शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लिखिए। हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। एक बात आपको ध्यान रहे, अगर ये पूछ ले परीक्षा में कि शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो अंतःस्रावी नाम आते ही थायराइड ग्रंथि बताना है आपको। और यह जो यकृत ग्रंथि है यह बहिस्रावी ग्रंथि है। तो शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि तब यकृत आएगा, या शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तब भी यकृत नाम आएगा। पर आपको याद रहे, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है तब आपको क्या बताना है? थायराइड ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ होती है जो अपना स्राव यानी हार्मोन सीधा रक्त में छोड़ती है और रक्त में घुलित अवस्था में ही यह हार्मोन शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। जबकि बहिस्रावी ग्रंथि वो होती है जो अपना पदार्थ है किसी नलिका द्वारा संबंधित भाग तक छोड़ती है। तो यह जो ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि है, यह अपना स्राव सीधा नलिका द्वारा छोड़ती है। अगला प्रश्न लेते हैं, टायलिन एंजाइम कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? टायलिन एंजाइम या एमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं, यह लार ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। और यह टायलिन एंजाइम क्या करता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बता दिया है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। हाँ, सबसे पहले क्या होता है, पाचन की क्रिया है। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती, सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ होती है,
तो उत्तर होगा उसका मुख। मुख में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। और कौन सा एंजाइम पाचन में सर्वाधिक भाग लेता है, तो यह टाइलिन एंजाइम है। यह स्टार्च को माल्टोज में बदलता है और यह क्रिया है मुख में ही होती है। आगे लेते हैं प्रश्न नंबर 32। स्वर यंत्र में कितनी उपास्थि पाई जाती है? अपने स्वर यंत्र में कुल 9 उपास्थियाँ पाई जाती है जो अपने कंठ गले में स्थित होती है। अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न नंबर 33। मनुष्य की श्वास नली में श्लेष्मा का निर्माण कौन करता है? अपनी श्वास नली में जो चिकना चिकना पदार्थ श्लेष्मा होता है, जिससे क्या है कि जो बाहरी सूक्ष्म जीव वगैरह आते हैं वायु के साथ ही, सांस के साथ ही वो सूक्ष्म जीव है इस श्लेष्मा के चिपक जाते हैं, जिससे आगे फेफड़ों तक शुद्ध वायु का ही प्रवाह हो पाता है। तो सुनना, मनुष्य की श्वास नली में श्लेष्मा का निर्माण कौन करता है? उपकला जो होती है, अपनी श्वास नली में जो उपकला स्थित होती है वह श्लेष्मा का निर्माण है वो करती है। आगे लेते हैं प्रश्न नंबर 34। सामान्य व्यक्ति में कितना रक्तचाप होता है? कितना रक्त पाया जाता है, सॉरी रक्तचाप नहीं, रक्तचाप भी आपको याद होना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 mm होता है पारे के दाब पर। यहाँ 120 प्रकुंचन होता है और 80 है वो अनुशीतलन दाब होता है। यहाँ प्रश्न किया है सामान्य व्यक्ति में कितना रक्त पाया जाता है। तो एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में लगभग 5 लीटर रक्त पाया जाता है। अपने अंदर लगभग 5 लीटर रक्त पाया जाता है। और यह रक्त ही क्या करता है, इसके काफ़ी काम हैं। पोषक पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों में परिवहन करता है। इसके साथ ही यह हार्मोन्स है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, उनका परिवहन करता है। रक्त कणिकाएँ जो होती है RBC, WBC, प्लेटलेट्स, वो भी रक्त के साथ ही विभिन्न भागों में पदार्थों का परिवहन, वह प्रतिरक्षियाँ, इन सब का परिवहन करती है। प्रश्न नंबर 35 लेते हैं। बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है? बिंबाणु को प्लेटलेट्स भी कहते हैं अपन। तो बिंबाणु है, इनका जीवन काल अधिकतम 10 दिन होता है। इसके बाद जो प्लेटलेट्स है वो नष्ट हो जाती है। आपको याद रहे प्लेटलेट्स का क्या कार्य है। प्लेटलेट्स जो है वो रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। इनकी कमी से रक्त का थक्का है वो नहीं बनेगा। प्रश्न नंबर 36 है। अशुद्ध रुधिर वाहिनियों को प्रवाहित करने वाली वाहिकाएं क्या कहलाती है? इनको अपन कहते हैं शिराएं। एक धमनी भी होती है, धमनी आपको याद रहे। धमनी जो होती है ये हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। शुद्ध रक्त का रंग है वो लाल होता है। और ये अशुद्ध रुधिर है, इनको शिराएं हैं, वो शरीर के विभिन्न भागों से फिर हृदय में लेकर आती है। आपको याद रहना चाहिए, शिराएं शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय में लेकर आती है। और अशुद्ध रक्त है वो आसमानी या नीले रंग का होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की सर्वाधिक मात्रा होती है। अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न नंबर 37। हृदय आवरण क्या है? हृदय आवरण, हृदय आवरण क्या है? तो आप कह सकते हो हृदय पर पाया जाने वाला आवरण हृदय आवरण कहलाता है। अपना जो हृदय है इसके चारों ओर जो आवरण पाया जाता है उस आवरण को हृदय आवरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। महाशिरा का क्या कार्य है? महाशिरा है, देखो एक तो जो शिरा होती है, एक महाशिरा। महाशिरा का व्यास शिरा से काफ़ी अधिक होता है। तो महाशिरा क्या करेगी, इसके द्वारा शरीर का जो अधिकांश अशुद्ध रुधिर है वो दाएं आलिंद में डाला जाता है। दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त है वो महाशिराएं लाएंगी। महाशिरा है, उनसे छोटी छोटी शिराएं हैं वो जुड़ी रहती है और ये शिराएं ही शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त लेकर आएंगी और महाशिरा में प्रवाहित करेंगी। फिर महाशिरा से यह रक्त है यह दाएं आलिंद में आ जाता है। फिर दाएं आलिंद से दाएं निलय में अशुद्ध रक्त आता है। फिर दाएं निलय से फेफड़ों में चला जाता है। अगला प्रश्न नंबर 39 है। अमोनिया उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अमोनिया उत्सर्जन की प्रक्रिया को नाम दिया है अमोनियोत्सर्ग। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जलीय प्राणी होते हैं, वो
अपने मूत्र में अमोनिया का उत्सर्जन अधिक करते हैं, तो उन प्राणियों को नाम दिया है अमोनियोत्सर्ग प्राणी। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर, मानव में मुख्य उत्सर्जक अंग कौन सा है? मनुष्य में मुख्य उत्सर्जन की क्रिया किससे होगी? तो वो अंग है वृक्क, या अपनी किडनी जिनको गुर्दा भी कहते हैं। और ये वृक्क क्या करते हैं, जो अशुद्ध रक्त वृक्कों तक आता है उससे अपशिष्ट पदार्थ यानी जो मूत्र है उसका निर्माण होता है। तो मुख्य उत्सर्जक अंग है वृक्क। अन्य सहायक अंग पूछा जाए तो उनमें फेफड़े हैं, क्योंकि फेफड़े हैं कार्बन डाइऑक्साइड है इनका उत्सर्जन करते हैं। अपनी त्वचा है, इससे पसीने का स्रावन होता है, तो ये अन्य उत्सर्जक अंगों में शामिल है। मुख्य उत्सर्जक अंग वृक्क है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 41, अंडाणु निर्माण करने वाले अंग का नाम लिखिए। तो अंडाणु का निर्माण अंडजनन की क्रिया द्वारा अंडाशय से होता है। तो अंडाणु का निर्माण करने वाले अंग का नाम याद रहना चाहिए आपको, अंडाशय है। और अंडाशय मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। उन अंडाशयों में अंडजनन की क्रिया के फलस्वरूप अंडाणुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 42, स्त्रियों के प्रमुख लिंग हार्मोन का नाम लिखिए। आपको याद है तो ये प्रश्न पहले वाले पार्ट में अपन ने किया था, तो वहाँ आ चुका है, जो वहाँ मैंने बता भी दिया था। स्त्रियों के प्रमुख लिंग हार्मोन का नाम एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन। इसके साथ एक और आता है प्रोजेस्ट्रॉन। अच्छा, वो हार्मोन भी लिंग हार्मोन ही कहलाता है। इनमें एस्ट्रोजन है मुख्य रूप से, और एक प्रोजेस्ट्रॉन है, वो भी कर सकते हो, पर वो दूसरे नंबर पर आता है। अगला प्रश्न नंबर 43 है, माता के प्लेसेंटा का रोपण कहाँ होता है? प्लेसेंटा यानी जो अपरा जो होती है, इसका रोपण कहाँ होता है? आपको याद रहना चाहिए, जो प्लेसेंटा है यह गर्भाशय में जो भ्रूण होता है उसकी नाभि और माता के गर्भाशय की एंडोमेट्रियम भित्ति से जुड़ी एक नालबद्ध संरचना होती है। और इसी प्लेसेंटा से माता से भ्रूण तक ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, व अन्य जो पोषक पदार्थ, हार्मोन, इन सब का परिवहन होता है। यानी यूँ कह सकते हैं प्लेसेंटा से ही भ्रूण को संपूर्ण पोषण मिलता है। यदि प्लेसेंटा ही नष्ट हो जाए तो भ्रूण है वो भी नष्ट हो जाता है। तो प्रश्न पूछा है, माता के प्लेसेंटा का रोपण कहाँ होता है? माता के प्लेसेंटा का रोपण गर्भाशय में होता है, गर्भाशय में इसका निर्माण है वो होता है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 44, विभिन्न अंगों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी तंत्रों का नाम लिखिए। तो दो तंत्र है जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के मध्य समन्वय स्थापित करते हैं, एक तंत्रिका तंत्र और दूसरा अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र है, यह 3 प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, संवेदी तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका और प्रसारण तंत्रिका कोशिका से मिलकर बनता है। और तंत्रिका तंत्र शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाओं का संप्रेषण करता है। और एक है अंतःस्रावी तंत्र, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। ये ग्रंथियां हार्मोनों का स्रावन करती है, और इन हार्मोनों की कमी या अधिकता से अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आगे लेते हैं 45 नंबर प्रश्न, देखना, धूसर द्रव्य कहाँ पाया जाता है? धूसर द्रव्य है अपने जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु है वहाँ पाया जाता है। आपको याद रहे कि ये जो मेरुरज्जु है यह अपना जो कशेरुकदंड है वहाँ तक फैला रहता है, और मस्तिष्क से निकली सूचनाएं मेरुरज्जु से होते हुए शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचती है। तो यहाँ प्रश्न किया है, धूसर द्रव्य कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर होगा मस्तिष्क व मेरुरज्जु में। प्रश्न नंबर 46 है, एक न्यूरोट्रांसमीटर का नाम लिखिए। न्यूरोट्रांसमीटर जो ये क्या करता है, सूचनाओं के संप्रेषण में सहायक है। जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनके मध्य रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जो सूचनाओं को, आवेगों को आगे तक भेजता है। तो यहाँ 3-4 दिए हैं पढ़ने, ग्लाइसिन, एपिनेफ्रिन, डोपामीन, सीरोटिनिन, ये हैं। तो इनमें आप लोग एक कर सकते हो। न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, एक तंत्रिका कोशिका के जो आवेग जब दूसरी तंत्रिका कोशिका में जा रहे होते हैं तो ये आवेग हैं इनको उच्च वेग से भेज देता है, यानी आवेग कमज़ोर पड़ जाने पर ये न्यूरोट्रांसमीटर है तीव्र वेग से आगे तक इनको पहुंचा देता है। प्रश्न नंबर 47 है,
थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। तो पता होगा आपको थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन है। थायराइड ग्रंथि के ऊपर ही एक और ग्रंथि पाई जाती है जिसे पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। उसके द्वारा स्रावित हार्मोन पैराथार्मोन होता है इस प्रकार। और अधिवृक्क ग्रंथि जो दोनों वृक्कों के ऊपर एक जोड़ी होती है, उसके द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है जिसे करो या मरो हार्मोन कहते हैं। तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन होगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर। एड्रिनलिन हार्मोन का स्रावण किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है? जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि अधिवृक्क ग्रंथि है वह दोनों वृक्कों के ऊपर होती है, उससे एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है। तो एड्रिनलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? उत्तर होगा अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।